गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई एम फाइन मैम। गुड। होमवर्क कर रहे हो टाइम टू टाइम? यस मैम। गुड। कल मैंने आपको क्या बोला था? चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आने के लिए बोला था ना? रीड किया सबने? रीड किया क्या? यस मैम। क्या है इस चैप्टर में? हम दो भाई जमीन के लिए लड़ते हैं। हाँ, हम दो भाई होते हैं, वो जमीन के लिए लड़ते हैं। और फिर क्या होता है लास्ट में? फिर मैम एक संत आ जाते हैं और हाँ। वो जमीन से पूछते हैं कि ना तुम इन दोनों में से किसकी हो, तो संत तो जमीन बताती है कि मैं इन दोनों की नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी चैप्टर पढ़ा है आपने, है ना? हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, अपनी वस्तु यानी अपनी चीज। क्या है? अपनी चीज। तो कल मैंने 2-3 बच्चों की नोटबुक्स चेक करी थी। पहले तो सब बच्चे समझ लो, जो भी पैराग्राफ होता है, जैसे इस चैप्टर में ये पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं आपको होमवर्क में लिखने के लिए दे रही हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखना है ये ब्लैक पेन से होगा, ब्लैक पेन से, ठीक है? और जो इसका अर्थ लिखोगे यहाँ पे सरलार्थ या अर्थ, अर्थ या सरलार्थ, वो हमेशा ब्लू पेन से होगा, ठीक है? ओके मैम। तो ये सब बच्चे ध्यान रखें, जो भी पैराग्राफ आपकी बुक में है और जो उसका अर्थ जो पैराग्राफ बुक में दे रखा है वो ब्लैक से होगा, और जो उसका अर्थ दिया हुआ है, चाहे सरलार्थ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, वो ब्लू से होगा, ठीक है? और हैंडराइटिंग बहुत सुंदर सुंदर लिखनी है, ठीक है? जिसकी भी हैंडराइटिंग गंदी होगी तो फिर मैं नोट डाल दूंगी कॉपी में। कल तो मैंने डाला नहीं, पर जिसकी भी गंदी होगी मैं नोट डाल दूंगी। क्या बोला? ओके, आगे से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। तो हमारा चैप्टर है अपनी वस्तु। इसमें पहला पैराग्राफ है हमारा, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा किसे कहते हैं? पहले यहाँ इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। महात्मा किसको कहते हैं? साधु। महात्मा किसको कहते हैं? साधु को और संत को। ऊंची जोर से आवाज, ध्वनि, लठ, डंडा, प्राण, जान, स्थान, जगह, व्यक्ति, आदमी, उद्यत, तैयार, उद्यत मतलब तैयार, भूमि, जमीन, स्वामी, मालिक, स्वामित्व, अधिकार, क्रोध, गुस्सा, पक्ष, तरफ, दलीलें, तर्क, लाल पीला होना, क्रोधित होना। ये लाल पीला होना मुहावरा है बच्चों यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है क्रोधित होना। अब हम हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। जो साधु सन्यासी हैं या संत हैं वो कहीं पर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए देखा। मार्ग में यानी रास्ते में उन्हें जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। दो व्यक्ति आपस में जोर जोर से बोल रहे थे। दोनों की हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। क्या बताया महात्मा जी ने? कि दोनों ही हाथ में लठ यानी डंडा लेकर एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए थे, तैयार हो गए थे कि हम एक दूसरे की जान ले लेंगे, ठीक है? एक कहता था कि यह मेरी भूमि है और मैं इसका स्वामी हूं, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। क्या बोल रहा है कि दो आदमी जब लड़ रहे थे तो उसमें से एक आदमी बोल रहा था यह भूमि, ये जमीन मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं यानी इसका मालिक हूं, जबकि दूसरा व्यक्ति उस भूमि को अपनी बतला रहा था। दूसरा व्यक्ति भी ये बोल रहा था कि ये जमीन मेरी है।
उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। क्या बताया कि उस जमीन एक है और लड़ कौन रहे थे, दोनों लड़ रहे थे कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, और दोनों अपना अधिकार जमा रहे थे। स्वामित्व मतलब अधिकार जमा रहे थे और दोनों एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे और अपनी अपनी बातें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। अब इस पैराग्राफ के प्रश्न हैं हमारे। पहला प्रश्न है, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? क्या देखा था महात्मा जी ने? महात्मा जी ने मार्ग में दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। फिर है नेक्स्ट, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे ना, जोर जोर से बातें करके झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे, यानी क्या राय दे रहे थे, अपनी अपनी बात किस हिसाब से समझा रहे थे, तर्क वितर्क कैसे कर रहे थे। दोनों व्यक्ति भूमि पर अपना अधिकार बता रहे थे। पहले आदमी ने कहा कि ये भूमि मेरी है, दूसरे ने कहा ये मेरी है, तो दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। फिर है नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश। ये जो पैराग्राफ है ये हमारा गद्य भाग का है, तो इसको क्या कहेंगे? गद्यांश। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा था हमारा फर्स्ट चैप्टर? हम भारत के भरत। तो जो कविता होती हम भारत के भरत, हाँ, जो कविता होती है हमारी, उसके जो पैराग्राफ होते हैं उसको क्या कहते हैं? पद्यांश। और जो पाठ या स्टोरी होती है उसके जो पैराग्राफ होते हैं उसको क्या कहते हैं? गद्यांश। जो कविता होती है वो पद्य भाग की होती है, और जो चैप्टर होता है, कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है, वो गद्य भाग की होती है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस जो पैराग्राफ है गद्यांश का, ये जो दिया है, जो हमने पढ़ा है फर्स्ट वाला शुरू से लेके लास्ट तक, इसका शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या है? क्या है बता सकता है कोई? दो व्यक्तियों का झगड़ा। इस पैराग्राफ में ये बताया ना कि दो व्यक्ति थे, जोर जोर से आपस में बात कर रहे थे, जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो इसका शीर्षक क्या है? दो व्यक्तियों का झगड़ा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं। कैसा स्वभाव होता है संत महात्मा का? दयालु और परोपकारी। दया रखने वाले, दयालु और परोपकारी, उपकार करने वाले। परोपकारी मतलब पर मतलब दूसरा, और उपकार दो शब्दों से मिलके बना है परोपकारी, यानी दूसरों पर उपकार करने वाले। कौन होते हैं? संत महात्मा। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। जो महात्मा होते हैं वो हमेशा सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए सभी लोग बराबर हैं। उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। जब महात्मा जी ने उन दोनों को लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए देखा, तो उन्होंने मन ही मन सोचा या विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके अपने प्राण व्यर्थ में गंवाने को तुल रहे हैं, कि फालतू की ये लड़ाई कर रहे हैं जमीन के पीछे। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने क्या सोचा कि इन दोनों को आपस में समझाना चाहिए, दोनों को आपस में समझाना चाहिए, और जो भी इनका झगड़ा है वो उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढें और इनका समझौता करा देना चाहिए, कि दोनों आपस में अपना समझौता कर ले, कोई भी बात हो बैठ के मिलकर। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट यानी पास। उन्होंने मन ही मन ये बात सोची और उन दोनों जो वो व्यक्ति लड़ रहे थे उन दोनों के पास में गए। कौन? महात्मा जी। और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, यानी उनको रिस्पेक्ट से बोले। संबोधन देना यानी रिस्पेक्ट करना। हे भद्र पुरुषों, कि हे भद्र पुरुषों,
तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा ने उन दोनों के पास में जाकर उनको पूछा कि हे भद्र पुरुषों, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम दोनों कौन हो। तो इस पैराग्राफ में इतना ही है। इसके प्रश्न हैं, महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है। कैसा बताया पैराग्राफ में? महात्माओं का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया। क्या सोचा था महात्मा जी ने सोचा कि इन दोनों का झगड़ा समाप्त करना चाहिए। हाँ, अब मैं बोलती हूँ बेटा, आप सुनो, ठीक है। महात्मा जी ने सोचा कि इन दोनों का झगड़ा समाप्त करना चाहिए या खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक झगड़ा समाप्त नहीं होता वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा। महात्मा ने कहा है, वंश मेरी सुनो आप। महात्मा ने कहा, हे सज्जनों, हे भद्र पुरुषों का अर्थ है हे सज्जनों, आप कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन 4, समझौता का समानार्थक शब्द, यानी समझौता जो शब्द है उसके जैसा ही दूसरा शब्द कौन सा है, सुलह करना। समझौता यानी सुलह करना। अब है हमारा पैराग्राफ नंबर 3, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं, फिर भी यह व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। जब महात्मा जी ने उनको पूछा कि तुम दोनों कौन हो और क्यों लड़ रहे हो, तब उन दोनों पुरुषों में से एक पुरुष ने बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि हे महात्मा जी, हम दोनों भाई हैं। वो जो दो व्यक्ति जो लड़ रहे थे वो कौन थे, भाई थे, कि हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय, जब हमारे पिताजी का अंतिम समय था, तब उन्होंने हमारी संपत्ति, उन्होंने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, यानी बांट दिया था संपत्ति को, जो भी उनके पास में धन दौलत जमीन जायदाद जो भी थी, और उसमें से इस भूमि का मालिक मुझे बना दिया। इस भूमि का मालिक मैं हूं, फिर भी ये मेरा जो भाई है वो व्यर्थ में बेकार में मेरे से झगड़ा कर रहा है कि मरते समय मेरे पिताजी ने ये भूमि मुझे दी थी और मैं इसका मालिक हूं, फिर भी मेरा भाई मुझसे लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। तत्काल मतलब उसी समय, तत्काल का मतलब है उसी समय। जो दूसरा उसका भाई था वो तुरंत चिल्लाया, जोर से बोला, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्या बोला उसने कि हे महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूं। दूसरे व्यक्ति ने चिल्लाकर जोर से क्या कहा तुरंत कि हे महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जो मेरा भाई है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और यह भूमि, ये जो जमीन है, धरती है, ये इसकी नहीं है, ये मेरे भाग में आती है, मेरे अंडर आती है, तो ये इसका असली मालिक मैं हूं। यह झूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। उसने क्या बताया कि ये झूठ मूठ इस जो भूमि को अपना बताकर और मुझे डरा धमकाकर इस भूमि को कह रहा है कि ये मेरी भूमि है और इसे हड़पना चाहता है। अब इसके प्रश्न हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। क्या है इसका उचित शीर्षक? संपत्ति का बंटवारा, क्योंकि इसमें बताया है ना पहले आदमी ने कि जब मेरे पिताजी संपत्ति का बंटवारा मरने वाले थे तब उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, तो इसका मुख्य शीर्षक है संपत्ति का बंटवारा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? व्यक्ति ने कहा, महात्मन हम दोनों भाई हैं। पहले व्यक्ति ने बोला था ना कि हम दोनों भाई हैं, हमारे पिता ने मरते समय बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं, फिर भी वह व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। ये पहले व्यक्ति ने कहा था। अब तीसरा प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? जो दूसरा व्यक्ति था उसने महात्मा को क्या बताया? दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को समझाया, महाराज यह झूठ बोल रहा है, जमीन मेरे हिस्से में आती है, यह मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। ठीक है, अब है हमारा लास्ट प्रश्न, हड़पना शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। हड़पना का मतलब क्या होता है? कब्जा जमाना। हड़पना शब्द से आशय है कि बल प्रयोग से डरा धमकाकर किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार जमा लेना। मतलब अपनी शक्ति से डरा धमकाकर, कोई भी ताकतवर व्यक्ति होता है वो उसे डरा धमकाकर अपने बल की ताकत से उसे हड़पना चाहता है, यानी अपना अधिकार जमाना चाहता है कि ये चीज मेरी है। अब है पैराग्राफ नंबर 4। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, फरमाया यानी बोले। महात्मा जी शांत भाव से बोले, एकदम शांत होकर बोले। क्या बोले? तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। महात्मा जी ने शांति से कहा कि तुम दोनों इस भूमि को अपना अपना कह रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, और दोनों अपनी अपनी बातों से दलीलें दे रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो कि इसने ये किया, इसने ये किया, ये भूमि मेरी है, ये भूमि उसकी है। तो इसी तरह से इस बात का निर्णय नहीं होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा। इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि इस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक दोनों में से कौन है। महात्मा ने कहा कि जो तुम लड़ने को, एक दूसरे को मारने को उतारू हो रहे हो, तो ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इस धरती को ही, इस भूमि को ही पूछ लेते हैं कि ये जमीन, ये भूमि किसकी है, इसका मालिक दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कौन कर देगी? भूमि। वही बता देगी कि वो भूमि किसकी है, पहले व्यक्ति की है कि दूसरे व्यक्ति की है। कुछ पल तक दोनों महात्मा के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? कुछ देर तक वो दोनों भाई महात्मा की साइड देखते रहे, उनकी तरफ देखते रहे, और फिर बाद में बोले कि यह कैसे संभव है, यह कैसे हो सकता है, भूमि भला कैसे बोल सकती है? भूमि भी कभी बोलती है? प्रश्न पूछा ना उन्होंने कि भूमि भी कभी बोलती है, कैसे पता चलेगा, ये कैसे संभव है? भूमि कैसे बताएगी कि मैं किसकी हूँ, इसकी हूँ या इसकी हूँ? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलेगी। महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को कहा कि हाँ अवश्य यानी जरूर बोलेगी। कौन बोलेगी? भूमि। परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। क्या बताया? कि भूमि अवश्य जवाब देगी, पर जब भूमि बोलेगी तो उसकी आवाज आप दोनों नहीं सुन सकते, आप लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी वह क्या तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा ने पूछा कि भूमि अवश्य आवाज देगी, पर वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी, वो अपना जो भी निर्णय लेगी वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी, पर वो जो भी निर्णय लेगी या डिसीजन जो भी लेगी, क्या वो तुम दोनों उसको मानते हो? जो भी वो बोलेगी कि वो किसकी है या किसकी नहीं है, तुम उसको मानने को तैयार हो क्या? अब इस पैराग्राफ के प्रश्न है, महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? क्या उपाय सुझाया? महात्मा ने कहा भूमि से ही पूछ लेते हैं, और भूमि से ही पूछ लेते हैं कि मालिक कौन है, असली मालिक कौन है। फिर है नेक्स्ट, दोनों भाई किसको देखने लगे?
दोनों भाई महात्मा को दोनों भाई देखने लगे। महात्मा को देखने लगे। भूमि की आवाज को कौन सुन सकता था? महात्मा भूमि की आवाज को सुन सकते थे। उनकी आवाज को सुन सकते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या है इसका शीर्षक इस गद्यांश का? भूमि की आवाज। भूमि की आवाज। क्योंकि इसमें यही टॉपिक चल रहा है ना कि महात्मा ने यही कहा है कि भूमि अपना डिसीजन खुद लेगी कि वो किसकी है, निर्णय खुद लेगी। फिर है नंबर 5। मैम। यस बेटा। मैम। हाँ जी। शीर्षक कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? शीर्षक कैसे लिखते हैं? शीर्षक इसमें लिखा हुआ है ना ये प्रश्न में। क्या पूछना चाह रहे हो आप? ये कैसे पता लगाते हैं? ये कैसे पता लगाते हैं? पता ऐसे लगाते हैं कि इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ दिया गया है 4 नंबर का, 2 का, 1 का, जो भी पैराग्राफ आप पढ़ते हो उससे आपके माइंड में किस बात का पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में किसके लिए क्या कहा गया है, किस बात पे चर्चा हो रही है, वो होता है शीर्षक। ठीक है, आया समझ में? कोई भी पैराग्राफ हो उसमें उसका अगर शीर्षक पूछते हैं तो जिस बात की उस पैराग्राफ में चर्चा हो रही है या बातचीत चल रही है, जिसके बारे में उसमें बताया गया है, किसी की सुंदरता के बारे में, किसी के लड़ाई झगड़े के बारे में, तो वो उसका शीर्षक हो जाता है। शीर्षक मतलब टॉपिक, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप। यस मैम। ओके। अब है नंबर 5। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, यानी खुश हो गए। कौन सी बात पे? कि भूमि डिसीजन करेगी और वो जो भी डिसाइड करेगी ना वो हम उसको मान लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर महात्मा जी ने उन दोनों को कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा कि पहले भूमि अपना निर्णय सुना दे या डिसीजन सुना दे, तब हम आपको डटकर यानी खूब ढेर सारा भोजन करवाएंगे, खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ना जा रही है। महात्मा जी ने क्या कहा कि भूमि तो अपना निर्णय दे ही देगी, वो कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है, भूमि तो यही है एक जगह स्थिर। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। उन्होंने क्या कहा, पहले मुझे भोजन करा दो जिससे मेरा मन और मस्तिष्क यानी दिमाग ठिकाने आ जाए कि मैं अच्छे से डिसीजन दिलवा सकूं या ले सकूं। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं, और इतना कहकर वह एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए, छाया में बैठ गए। तो इसका पहला प्रश्न है इस पैराग्राफ का, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? किसकी बात पे राजी हो गए? दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। किसको जोरों की भूख लगी थी? महात्मा जी को जोरों की भूख लगी थी। महात्मा कहाँ बैठ गए? महात्मा जमीन पर बैठ गए। पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठ गए। गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम लिखे। इस पाठ का क्या नाम है? अपनी वस्तु। हाँ, अपनी वस्तु। क्या पूछा है? उपयुक्त गद्यांश। ये जो पैराग्राफ है कौन से पाठ का है? तो इस पाठ का नाम है अपनी वस्तु। अब है हमारा पैराग्राफ नंबर। यस बेटा। मैम, यस। गद्यांश मतलब पैराग्राफ होता है क्या? पैराग्राफ होता है जो बिना किसी सुरताल के गाया नहीं जाए, वो गद्यांश होता है, जिसमें थोड़ा सा लय का भाव होता है। जैसे हमारी एक कविता थी, इसको हम गा के भी बोल सकते थे, पाठ नंबर 1, हम भारत के भरत। तो ये जो कविता होती है वो पद्यांश होती है। मैम उसमें तो गद्यांश था। मैम उसमें तो पद्यांश था। हाँ तो पद्य है ना वो।
जो कविता होती है वो हमेशा पद्य ही होती है, हमेशा। जो भी कोई कविता है वो ओके पद्य मैं भाग होता है, और जो चैप्टर होता है, कोई स्टोरी होती है, कोई कहानी होती है, वो हमेशा गद्य भाग होता है। ठीक है, तो गद्य को गद्यांश बोलेंगे और पद्य को पद्यांश। अब है हमारा नेक्स्ट 6 नंबर पैराग्राफ। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। दोनों भाई अपने अपने घर गए और दोनों ही भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। जब वो भोजन लेके आए तो महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने के लिए कहा कि तुम बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। जब वो दोनों भाई भोजन लेकर आए तो महात्मा जी ने उस भोजन को इकट्ठा करके उसके 3 भाग कर दिए, 1, 2 और 3। तो 2 भाग तो उन भाइयों के लिए, पहले बड़े वाले के लिए, फिर छोटे वाले के लिए, और जो तीसरा हिस्सा था वो महात्मा जी के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि इसके 3 भाग कर दिए, अब तुम भी भोजन करो। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, भोजन बनवा के लाए, भोजन खाया, इतनी देर में उनको 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। महात्मा जी का उद्देश्य यानी उनका लक्ष्य यही था कि इन दोनों को जो गुस्सा था, जो दोनों एक दूसरे को मरने मारने को उतारू हो रहे थे, तो इनका गुस्सा कैसे शांत करूं। तो कैसे किया उन्होंने, दोनों को घर भेजा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ना भूमि डिसीजन लेगी, भूमि निर्णय लेगी कि वह किसकी है। फिर महात्मा जी ने कहा कि घर पे जाके से मेरे लिए भोजन लेके आओ, मुझे भूख लग रही है। जब वो भोजन लेके आए बनवा के, उस टाइम तक उनको 2 घंटे हो गए थे, जिससे उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। जब इन दोनों ने भोजन कर लिया, निवृत्त यानी खत्म हो गया, खाना खा के कंप्लीट जिसको बोलते हैं ना, तो तब तक इन दोनों का गुस्सा बहुत शांत हो गया था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, यानी प्रार्थना की। महाराज, उन्होंने महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही निर्णय कर दीजिए। वो थक गए थे, परेशान हो गए थे, और उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। तो उनको पता चल गया था कि ये जो भूमि है, धरती है, ये तो बोलेगी नहीं, तो हमारा जो फैसला है, निर्णय है, वो आप ही कर दीजिए। जो आप बोलोगे वही हम मान लेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। भोजन कहाँ से बनकर आया? भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा ने भोजन के 3 भाग किए। महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए, एक स्वयं के लिए, लिए, शेष 2 भाग शेष 2 दोनों भाइयों के लिए। फिर है भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया? 2 घंटे। 2 घंटे। भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया? महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, महाराज ये हमारा हाँ, वो भोजन करने के बाद में दोनों भाइयों ने महात्मा से निवेदन किया कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही फैसला कर दीजिए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं।
महात्मा जी ने कहा कि यह निर्णय हम भूमि से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या डिसीजन लेती है, क्या निर्णय लेती है। और इतना कहकर उन्होंने अपना कान भूमि पर लगाया, यानी धरती पर ऐसे लगाया, और ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ भूमि उनको कुछ कह रही है और वो उसकी भाषा या बात सुन रहे हैं। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। कुछ देर तक तो वो कान लगाकर ऐसे दर्शा रहे थे कि मैं इसकी बात सुन रहा हूँ, फिर वो सीधे बैठ गए और उन्होंने गंभीर स्वर में, यानी गहरी सांस लेते हुए या भारी आवाज में कहा कि यह भूमि तो कुछ और ही बात कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? उन दोनों को टेंशन हो गई कि भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। महात्मा ने क्या कहा कि यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ पे ही, यानी बेकार में ही मतलब मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं, और जबकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। भूमि ने क्या कहा कि ये दोनों व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं और मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। भूमि ने कहा, क्या कहा कि ये दोनों भाई अवश्य मेरे हैं, क्योंकि इनकी कई पीढ़ियों को, क्योंकि इनकी जो कई पीढ़ियां थी, इसके पिताजी के दादाजी, परदादाजी, इन सबको मैंने पाला है और उनको जाते हुए देखा है, यानी मरते हुए भी मैंने देखा है। किसने कहा? भूमि ने। अब इसके प्रश्न उत्तर है। भूमि ने। महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? महात्मा जी ने अपने कान पृथ्वी पर लगाए, भूमि पर लगाए। गंभीर वाणी में कौन बोला? गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। भूमि ने महात्मा से क्या कहा? भूमि ने कहा, सुनो बेटा, मेरी सुनो। भूमि ने कहा, मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूं, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। इसका लास्ट प्रश्न है, भूमि का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो भूमि का पर्यायवाची शब्द है जमीन। तो बच्चों, आज हमने और पृथ्वी ये 7 पैराग्राफ पढ़े हैं, इनको आपको रीड करना है, और जो नेक्स्ट के पैराग्राफ हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। ओके? मैं भी पैराग्राफ को नोटबुक में करने हैं। नहीं, नोटबुक में नहीं करने, और इनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। शब्दार्थ लिख लेना आप, ठीक है? क्वेश्चन आंसर भी मत करो आप, ठीक है? मैम जो करना है आप फोटो सेंड कर देना। शब्दार्थ करने हैं, जिन जो करवा दिए ना मैंने। शब्दार्थ तो सभी पैराग्राफ के कर लेना आप। इसके 9 पैराग्राफ हैं, 9 के 9 शब्दार्थ करने हैं आप, जितने भी इसमें शब्दार्थ हैं। ओके मैम? आज का आपका होमवर्क यही है, शब्दार्थ। और नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए पैराग्राफ करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। ओके? बाय मैम। हैव अ नाइस डे। मैम? यस बेटा। मैम, इसके जो बुक वर्क और ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप नेक्स्ट क्लास में कराओगे क्या?